नमस्कार और स्वागत है आपका। आज हम आरबीएससी कक्षा 10 के राजनीति विज्ञान के कुछ नोट्स पर बात करने वाले हैं। अब देखिए, ये सुनने में शायद थोड़ा स्कूल की क्लास जैसा लगे, पर असल में ये भारतीय लोकतंत्र के लिए एक एक यूजर मैनुअल जैसा है। तो हमारा मकसद है इस मैनुअल को खोलना और समझना कि ये जो इतनी बड़ी और जटिल मशीन है जिसे हम भारत का लोकतंत्र कहते हैं, ये चलती कैसे है, इसके कौन से पुर्जे क्या काम करते हैं और क्यों कभी-कभी ये मशीन हिचकोले खाने लगती है। तो चलिए सबसे पहले और सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। जब हम कहते हैं पॉलिटिकल साइंस या राजनीति विज्ञान, तो क्या इसका मतलब सिर्फ चुनाव और नेताओं की बातें हैं? ये बहुत ही दिलचस्प सवाल है क्योंकि ज्यादातर लोग इसे यहीं तक समझते हैं, है ना? लेकिन इन नोट्स की जो अच्छी बात है वो ये है कि ये राजनीति विज्ञान को सिर्फ नेताओं और भाषणों तक, मतलब वहां तक सीमित नहीं रखते। ये इसे एक पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम की पढ़ाई की तरह देखते हैं। वो सिस्टम जो तय करता है कि सरकार कैसे बनेगी, उसके पास क्या शक्तियां होंगी और सबसे जरूरी, एक आम नागरिक के तौर पर हमारे अधिकार और कर्तव्य क्या है। तो ये सिर्फ राजनीति का अध्ययन नहीं है, ये शक्ति, अधिकार और न्याय के बंटवारे का विज्ञान है। शक्ति का बंटवारा, आपने सही शब्द पकड़ा। यही इन नोट्स का सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा आइडिया है, सत्ता की साझेदारी। ये सुनने में बहुत आदर्शवादी लगता है कि सबको शक्ति में हिस्सा मिलना चाहिए, पर असल में जमीन पर इसका मतलब क्या है? और क्या इससे सिस्टम धीमा नहीं हो जाता? बिल्कुल। और इन नोट्स में इसे 3 स्तरों पर बहुत अच्छे से समझाया गया है: केंद्र, राज्य और फिर स्थानीय सरकार। इसे ऐसे समझिए कि लोकतंत्र एक बहुमंजिला इमारत है, तो सत्ता की साझेदारी इसकी नींव में लगे शॉक एब्जॉर्बर की तरह है। जब भी कोई सामाजिक या राजनीतिक भूकंप, मतलब कोई बड़ा विवाद या तनाव आता है, तो ये शॉक एब्जॉर्बर उस दबाव को पूरी इमारत में बांट देते हैं। इससे कोई एक हिस्सा या एक मंजिल टूटकर गिर नहीं जाती। जैसे केंद्र सरकार पूरे देश के लिए बड़े फैसले लेगी, रक्षा या विदेशी मामले। राज्य सरकारें अपनी स्थानीय जरूरतों को देखेंगी, जैसे पुलिस या कृषि। और फिर आती हैं पंचायतें और नगरपालिकाएं, मतलब वो सरकार जो हमारे सबसे करीब है, हमारी गली की सड़क, पानी की सप्लाई, इन सब का ध्यान रखती है। लेकिन इसमें एक विरोधाभास भी तो है। नोट्स कहते हैं कि भागीदारी लोकतंत्र को मजबूत बनाती है, पर क्या इतने सारे लोगों और स्तरों को शामिल करने से फैसले लेने की प्रक्रिया बहुत ज्यादा धीमी और जटिल नहीं हो जाती? मतलब क्या कभी-कभी सबकी सुनों के चक्कर में जरूरी काम हो ही नहीं पाता? ये एक बहुत वाजिब चिंता है, और ये सत्ता की साझेदारी का एक क्लासिक तनाव है, समावेशिता बनाम दक्षता। मतलब सबको साथ लेकर चलना या फिर तेजी से काम करना। और हाँ, ये सच है, कभी-कभी फैसले लेने में देरी होती है, लेकिन इसका फायदा देखिए। जब अलग-अलग समूहों को ये लगता है कि फैसले लेने में उनकी भी आवाज है, उनकी भी सुनी जा रही है, तो वो सिस्टम को अपना मानते हैं और फिर उसके खिलाफ जाने की संभावना कम हो जाती है। तो ये उस देरी की कीमत है जो हम एक स्थिर और मजबूत देश के लिए चुकाते हैं। सत्ता को बांटना सिर्फ एक अच्छा विचार नहीं, भारत जैसे विविधता से भरे देश के लिए ये जरूरत है। ठीक है, तो ये तो समझ आया कि सत्ता को अलग-अलग स्तरों पर बांट दिया गया है, जैसे एक बिल्डिंग में अलग-अलग फ्लोर। लेकिन क्या हो अगर ग्राउंड फ्लोर वाला टॉप फ्लोर के काम में दखल देने लगे, या दोनों एक ही मुद्दे पर अलग-अलग नियम बना दे? यहाँ टकराव को रोकने के लिए एक रूल बुक चाहिए, है ना? और हमारे सिस्टम में उस रूल बुक का नाम है संघवाद या फेडरलिज्म। आपने बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया, रूल बुक। संघवाद लोकतंत्र की यही रूल बुक है। और ये कोई हवा हवाई नियम नहीं है। इन नोट्स में साफ बताया गया है कि ये बंटवारा हमारे संविधान में बाकायदा लिखा हुआ है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। संविधान में 3 सूचियां हैं: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ये सिर्फ नाम नहीं है, ये काम का साफ साफ बंटवारा है। इसका कोई ठोस उदाहरण दे सकते हैं? मतलब कौन सा काम किसके हिस्से में आता है? जरूर। जैसे देश की रक्षा, रेलवे या करेंसी जैसे मुद्दे, ये सब संघ सूची में है। आप सोचिए, क्या हम चाहेंगे कि हर राज्य की अपनी अलग सेना हो या अपनी अलग मुद्रा? ये तो देश को ही कमजोर कर देगा। वहीं पुलिस और खेती, ये राज्य सूची में है, क्योंकि महाराष्ट्र की कृषि की जरूरतें बंगाल से अलग हैं और तमिलनाडु की कानून व्यवस्था की चुनौतियां पंजाब से अलग हो सकती हैं। और फिर शिक्षा या जंगल जैसे विषय हैं समवर्ती सूची में, जहां केंद्र और राज्य दोनों को मिलकर काम करना होता है। ये व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि देश एक इकाई के रूप में भी मजबूत रहे और राज्यों की अपनी पहचान और ज़रूरतें भी पूरी हों। अब तक हमने जिस सिस्टम की बात की वो काफ़ी साफ सुथरा और सैद्धांतिक लगता है।
एक मशीन की तरह जिसके सारे पुर्जे अपनी अपनी जगह पर हैं। लेकिन असल दुनिया में इस सिस्टम को चलाते हैं लोग। और भारत जैसे देश में जहां हर कदम पर भाषा, धर्म, जाति सब कुछ बदल जाता है, वहां ये साफ सुथरा सिस्टम कैसे काम करता है? नोट्स का एक मुख्य बिंदु है कि लोकतंत्र सभी नागरिकों को बराबर अधिकार देता है। पर क्या हकीकत इतनी सीधी है? नहीं, हकीकत सीधी नहीं है और यहीं पर लोकतंत्र की असली परीक्षा होती है। देखिए, नोट्स इस बात पर जोर देते हैं कि लोकतंत्र का मकसद ही विविधता को समेटना है, उसे मिटाना नहीं। लेकिन जब ये विविधताएं जैसे लिंग, धर्म और जाति राजनीति के मैदान में उतरती हैं, तो ये सिस्टम के लिए एक चुनौती बन जाती हैं। उदाहरण के लिए लैंगिक समानता को ही लीजिए। ये सिर्फ एक सामाजिक मुद्दा नहीं है। जब तक संसद और विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी पुरुषों के बराबर नहीं होगी, तब तक जो नीतियां बनेंगी वो आधी आबादी की जरूरतों को पूरी तरह कैसे समझ पाएंगी? और धर्म और जाति का राजनीति पर क्या असर होता है, तो शायद सबसे बड़ी चुनौतियां हैं। बिल्कुल। धर्म एक बहुत ही व्यक्तिगत मामला है, लेकिन जब राजनीतिक दल वोट के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, तो ये समाज में गहरी दरारें पैदा कर सकता है। एक स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान यही है कि वो सभी धर्मों का सम्मान करे और शासन को मतलब आस्था से अलग रखें। और जहां तक जाति की बात है, वो तो हमारे समाज की एक ऐसी सच्चाई है जो हजारों सालों से मौजूद है। ये चुनावी उम्मीदवारों के चयन से लेकर सरकारी योजनाओं के लागू होने तक हर चीज को प्रभावित करती है। लोकतंत्र का काम इन पहचानों को खत्म करना नहीं है, बल्कि ये सुनिश्चित करना है कि किसी भी पहचान के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ अन्याय या भेदभाव ना हो। तो इन सभी अलग-अलग विचारों, जरूरतों और पहचानों को इनको एक आवाज कौन देता है? यहीं पर राजनीतिक दलों की एंट्री होती है। नोट्स उन्हें सरकार बनाने का इच्छुक संगठित समूह कहते हैं, जो सुनने में थोड़ा थोड़ा रोबोटिक लगता है। असल में ये लोकतंत्र के इंजन है या फिर वो कीचड़ जिसमें अक्सर गाड़ी फंस जाती है? ये दोनों ही हो सकते हैं। एक तरह से देखें तो राजनीतिक दल विचारों के बाजार की दुकानें हैं। हर दुकान अपना एक अलग विजन बेच रही है, कोई विकास का, कोई सामाजिक न्याय का या किसी और चीज का। और वोटर ग्राहक की तरह चुनता है कि उसे कौन सा विजन पसंद है। ये दल ही हैं जो बिखरे हुए जनमत को इकट्ठा करके सरकार के सामने रखते हैं, चुनाव लड़ते हैं और अगर जीत जाएं तो नीतियां बनाते हैं। तो इस लिहाज से वे लोकतंत्र की गाड़ी के पहिए हैं। इनके बिना गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती। लेकिन इन पहियों में हवा कितनी है, ये भी एक सवाल है। नोट्स में राजनीतिक दलों के सामने खड़ी चुनौतियों का भी जिक्र है और वो लिस्ट काफी लंबी है। भ्रष्टाचार, पार्टी के अंदर लोकतंत्र की कमी और जनता की घटती भागीदारी, ये तो बहुत गंभीर मुद्दे हैं। बहुत ज्यादा गंभीर। और ये एक दूसरे से जुड़े हुए भी हैं। भ्रष्टाचार को ही लीजिए, ये सिर्फ पैसे का लेन देन नहीं है, ये जनता के भरोसे को दीमक की तरह खा जाता है। फिर आती है पार्टी के अंदर लोकतंत्र की कमी। जब फैसले सिर्फ 2-4 बड़े नेता बंद कमरों में लेते हैं, तो पार्टी का आम कार्यकर्ता और जमीनी आवाज कहां जाएगी? वो पार्टी सिर्फ एक व्यक्ति या एक परिवार की जागीर बनकर रह जाती है। और इन सब का नतीजा होता है जनता की उदासीनता। जब लोगों को लगता है कि अरे, सारे दल एक जैसे हैं और उनकी भागीदारी सिर्फ वोट डालने तक ही है, तो वो पूरी प्रक्रिया से ही कटने लगते हैं। तो इन सारी प्रक्रियाओं, संस्थाओं, पार्टियों और चुनौतियों के बीच लोकतंत्र हमें देता क्या है? इसका अंतिम परिणाम क्या है? नोट्स में इसके फायदे गिनाए गए हैं। 1. जवाबदेह सरकार, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा, समाज में न्याय और समानता और विकास के अवसर। ये सब सुनने में तो बहुत ही अच्छा लगता है। और ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। लोकतंत्र के ये वादे जमीन पर उतरते भी हैं, भले ही पूरी तरह न उतरें। एक लोकतांत्रिक सरकार को पता होता है कि उसे हर 5 साल में जनता की अदालत में वापस जाना है, इसलिए उस पर जवाबदेही का दबाव हमेशा बना रहता है। हमें सवाल पूछने की, सरकार की आलोचना करने की और बिना डरे अपनी बात कहने की आजादी है, जो कई देशों में एक सपना है। लेकिन जैसा कि आपने कहा, हमें तस्वीर के दूसरे पहलू को भी देखना होगा, जो इन नोट्स में भी साफ तौर पर बताया गया है। बिल्कुल, नोट्स में सीधे तौर पर चुनौतियों का उल्लेख है। भ्रष्टाचार, समाज के कुछ समूहों को ये महसूस होना कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही, बढ़ती हुई आर्थिक असमानता और हाशिए पर मौजूद वर्गों की राजनीति में कम भागीदारी। सही बात है। और यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि लोकतंत्र कोई मंजिल नहीं है जिसे हमने पा लिया है। ये एक सफर है, एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया। ये चुनौतियां इस बात का संकेत हैं कि सिस्टम को लगातार सुधार की जरूरत है।
भ्रष्टाचार जवाबदेही को खोखला कर देता है। जब अल्पसंख्यक समूह हों या समाज के किसी भी तबके को लगता है कि फैसलों में उनकी आवाज़ गायब है, तो वे सिस्टम से अलग-थलग महसूस करते हैं। और अमीर और गरीब के बीच बढ़ती खाई सिर्फ एक आर्थिक समस्या नहीं है, ये एक सामाजिक विस्फोटक है। इन चुनौतियों से निपटना ही लोकतंत्र की असली परीक्षा है। ठीक है, तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर कुछ मुख्य बिंदुओं में समेटना हो, तो पहला ये कि लोकतंत्र का मतलब सिर्फ वोट डालना नहीं, बल्कि शक्ति के बंटवारे का एक पूरा सिस्टम है। दूसरा, संघवाद वो रूल बुक है जो केंद्र और राज्यों के बीच काम का बंटवारा करके टकराव को रोकती है। तीसरा, राजनीतिक दल विचारों को सरकार तक पहुंचाने का माध्यम है, लेकिन वो खुद भ्रष्टाचार और आंतरिक लोकतंत्र की कमी जैसी बड़ी चुनौतियों से जूझ रहे हैं। और आखिर में, लोकतंत्र हमें अधिकार और जवाबदेही तो देता है, लेकिन असमानता और अन्याय जैसी गहरी समस्याओं से लड़ना अभी भी बाकी है। बहुत बढ़िया सारांश। और मैं श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़कर जाना चाहूँगा। इन नोट से ये साफ है कि लोकतंत्र का ढांचा, मतलब इसकी जो संरचना है, वो हमारे पास मौजूद है। सत्ता की साझेदारी है, संघवाद है, चुनाव हैं। लेकिन इसके बावजूद हमारे सामने भ्रष्टाचार, असमानता और अपर्याप्त प्रतिनिधित्व जैसी गहरी चुनौतियां हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि इन संरचनाओं के होते हुए भी इन गहरी सामाजिक चुनौतियों को दूर करने के लिए राजनीतिक दलों और खुद समाज को अपने भीतर और क्या बदलने की जरूरत है। क्योंकि सिर्फ एक अच्छा सिस्टम होना काफी नहीं है, उस सिस्टम को चलाने वाले लोगों और समाज की सोच में बदलाव शायद ज्यादा जरूरी है।